मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उपकार 99 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तुम पढ़ रहे थे गुप्ता डायनेस्टी को या गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो हमने इसी क्रम में हम प्रारंभ कर चुके थे चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे। तो हमने देखा सबसे पहले कि इतिहासकार हुए हैं रामशरण शर्मा, रोमिला थापर और अल्तेकर महोदय जैसे विद्वानों ने गुप्तों को वैश्य वर्ण का माना, अर्थात बनिया वर्ण या व्यापारिक वर्ग से संबंधित थे इस राजवंश के लोग। तो हम इसी क्रम में देखा था सबसे पहले श्रीगुप्त शासक के बारे में पढ़ा कि गुप्तों का जो पहला शासक हुआ है वह श्रीगुप्त था और श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। अब प्रभावती के पूना लेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि श्रीगुप्त गुप्तों का आदि पुरुष था। हमने श्रीगुप्त के पश्चात हमने देखा कि अगला शासक घटोत्कच था, जो कि घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। और हमें स्कंदगुप्त के सूफिया लेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्तों का पहला शासक श्रीगुप्त नहीं बल्कि घटोत्कच था। तो घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। तो इस हिसाब से श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ने ही महाराज की उपाधि धारण की थी और ये गुप्तों के स्वतंत्र शासक नहीं थे। आगे हम देखते हैं कि घटोत्कच के पश्चात शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम पहला ऐसा शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इसने यह चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इसको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। हम देखते हैं आगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से भी विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और लिच्छवियों की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में न केवल उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद बल्कि मगध, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र भी शामिल थे। तो हम देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम पहला ऐसा शासक था जिसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी और ऐसी वैसी मुद्राएं नहीं बल्कि इन स्वर्ण मुद्राओं पर खुद राजा का नाम और राजा की रानी का नाम भी अंकित था और आकृति का भी अंकन था। तो ऐसे सिक्कों को राजा रानी प्रकार के या विवाह प्रकार के सिक्के कहा गया है। पश्चात शासक बनेगा उसका पुत्र समुद्रगुप्त। माना जाता है कि समुद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में समुद्रगुप्त को राजगद्दी सौंपकर खुद राजपाट से संन्यास ले लिया था। और हमें कांच की ऐतिहासिकता भी देखने को मिलती है। कुछ विद्वानों में ये मत था कि कांच जो है समुद्रगुप्त का भाई रहा होगा, जबकि कुछ विद्वान कांच का समुद्रगुप्त का दूसरा नाम कांच मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि समुद्रगुप्त के हमें कुछ ऐसे सिक्के प्राप्त होते हैं जिन पर कांच का नाम उत्कीर्ण था और सर्वराजोच्छेता की उपाधि अंकित थी। तो इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि समुद्रगुप्त से पहले कांच नाम के व्यक्ति ने भी शासन किया था, जो कि संभवतः समुद्रगुप्त का भाई रहा होगा। यदि समुद्रगुप्त के भाई रहे भी होंगे तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि समुद्रगुप्त का अपने भाइयों के साथ राजगद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष ना हुआ हो। तो हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के पश्चात जो शासक हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय हुए हैं। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले कुछ समय के लिए समुद्रगुप्त का ही एक पुत्र रामगुप्त ने भी शासन किया था। ये वही रामगुप्त है जिनके शासनकाल में शकों ने आक्रमण किया और रामगुप्त को बहुत परेशान भी किया था। माना जाता है कि रामगुप्त ने शकों के डर से अपनी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप शकों को भेंट भी कर दिया था। इससे इसका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत क्रोधित होता है और यह शकों को पराजित करता है। न केवल ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को अपने पास न केवल ध्रुव देवी और ध्रुव स्वामिनी को वापस लाता है, बल्कि वापस आने के पश्चात ये अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देगा और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेगा और आगे राजगद्दी यही संभालेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हम पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो आज हमें देखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री हुए हैं फाहियान। तो फाहियान का आगमन होता है, कब आते हैं? तो 399 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और यह मुख्यतः बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने और बौद्ध स्थलों का भ्रमण करने आया था। तो कब आया था? तो 399 ईस्वी में। और यह उत्तर पश्चिमी स्थल मार्ग से आता है और जल मार्ग से श्रीलंका से जावा और जावा से होते हुए चीन वापस चला जाएगा। हम देखें तो
फाहियान के आने के क्रम में सबसे पहले वह चीन के खोतान पहुंचता है। खोतान में भी उसने बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों का भ्रमण किया। इसके पश्चात खोतान से यह चीन के काशगार पहुंचता है और ये अपने विवरण में उल्लेख करता है कि काशगार का शासक भी बौद्ध मतावलंबी था, अर्थात इसने काशगार में भी बौद्ध मठों और बौद्ध विहार का भ्रमण किया था। अब ये काशगार से होते हुए पुरुषपुर पेशावर पहुंचेगा, जहां पर उसने कनिष्क के चैत्य का दर्शन किया। अब ये पेशावर से मथुरा तक्षशिला से पंजाब होते हुए मथुरा पहुंचेगा और मथुरा से मध्य देश पहुंचेगा। मध्य देश का तात्पर्य है यहाँ मध्य प्रदेश से। तो यह मध्य प्रदेश को लिखता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में ब्राह्मणों का देश हुआ करता था। यहाँ के सभी लोग सुखी और संपन्न थे। यहाँ के लोग न तो मांस का सेवन करते, न ही मदिरा का और न प्याज और लहसुन का। केवल चांडाल इसके अपवाद हुआ करते थे। दोस्तों, चांडाल को आप ऐसे समझिए कि वैदिक युग में दो तरह के विवाहों का प्रचलन था, एक तो अनुलोम और प्रतिलोम। जो प्रतिलोम विवाह हुआ करता था उसमें माता उच्च वर्ण की और पिता जो हुआ करता था निम्न वर्ण का हुआ करता था। तो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को चांडाल कहा जाता था। तो चांडालों के बारे में भी उल्लेख करता है पायन। और मध्य प्रदेश के संबंध में यह भी लिखता है कि यहाँ के लोग किसी जीवित पशु की हत्या नहीं करते थे, ना ही पशु पक्षियों का शिकार करते थे, और बाजार में मदिरालय और भूसट खाने भी नहीं हुआ करते थे, और यहाँ पर किसी को मृत्यु दंड भी नहीं दिया जाता था। केवल बार बार राजद्रोह करने वाले व्यक्ति का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। आगे ये मध्य देश से गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थल थे उनकी यात्रा भी करता है पायन। जैसे कुशीनगर, जो कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं पर हुआ था। लुम्बिनी, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म होता है, और बोध गया बिहार और कपिल वस्तु। लेकिन इन क्षेत्रों को या इन जगहों को पायन उजाड़ पाता है। आगे यह श्रावस्ती पहुंचता है और श्रावस्ती में जेतवन बिहार की भी यात्रा करता है। जेतवन बिहार के बारे में यह प्रशंसा भी करता है। आगे ये पहुंचेगा पाटलिपुत्र, और जहां पाटलिपुत्र में इसने सम्राट अशोक के राजमहल को देखा, तो यह उल्लेख करता है कि यह राजमहल देवताओं के द्वारा निर्मित किया गया था। और यह भी उल्लेख करता है कि पाटलिपुत्र के लोग विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया करते थे। आगे ये पाटलिपुत्र से जाएगा तामलिप्ति बंदरगाह, और तामलिप्ति बंदरगाह से जहाज के जरिए श्रीलंका पहुंचेगा, जहां पर यह करीब 2 वर्षों तक रुकेगा, और श्रीलंका से होता हुआ इंडोनेशियाई द्वीप जावा, और जावा से वापस चीन लौट जाएगा। तो ये था फाहियान। आगे हम तो ये फाहियान चीनी यात्री है, जो कि 399 ईस्वी में आगमन होता है इसका। उत्तर पश्चिमी मार्ग से आता है, स्थल मार्ग से। और ये किसके शासन काल में आता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। इसका मूल नाम है दोस्तों कुंड, और इसकी पुस्तक का नाम है फू क्यों की। चीनी भाषा का शब्द है फू क्यों की, और ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। और ये किस उद्देश्य से आता है? तो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने और बौद्ध मंदिरों और बौद्धों से संबंधित स्थलों को भ्रमण करने के उद्देश्य से आता है। इसी क्रम में सबसे पहले आता है खोतान। खोतान कहाँ है? तो चीन में। अब ये डायरेक्ट चीन के किसी न किसी हिस्से में रहा होगा। अब चीन से उड़ के सीधा भारत तो नहीं आ जाएगा, रास्ते में कुछ चीन के जगह भी मिलेंगे इसको। तो यह चीन के आने के क्रम में सबसे पहले पहुंचता है खोतान। खोतान भी बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल था, जहां पर इसने बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों का भ्रमण करता है। खोतान में, खोतान से होता हुआ यह काशगार चीन पहुंचता है। अपने विवरण में उल्लेख करता है कि यहाँ का शासक भी बौद्ध मतावलंबी था। कैसा था? बौद्ध मतावलंबी था यहाँ का शासक। यहाँ पर भी बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों का दर्शन करता है। इसके पश्चात कासकाज से होता हुआ यह फिरोजपुर पेशावर पहुंचेगा, और यहाँ पर इसने कनिष्क चैत्य का भी भ्रमण किया था। और पेशावर से होता हुआ यह तक्षशिला पहुंचेगा, तक्षशिला से पंजाब, और पंजाब से होता हुआ मथुरा, और मथुरा से आ जाएगा सीधा मध्य देश। मध्य देश का तात्पर्य यहाँ मध्य प्रदेश से है, एमपी से है मध्य देश। तो यह मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ तथ्यों का भी उल्लेख करता है। जैसे ये लिखता है अपने विवरण में कि मध्य प्रदेश ब्राह्मणों का देश था। यहाँ के सभी लोग सुखी और संपन्न थे। यहाँ किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं किया करता था। केवल चांडाल इसके अपवाद हुआ करते थे। चांडाल के बारे में देखें तो चांडाल की उत्पत्ति होती है प्रतिलोम विवाह से। किस विवाह से? तो प्रतिलोम विवाह से। वैदिक युग में आप ऐसे समझिएगा प्रतिलोम विवाह को
प्रतिलोम विवाह को। तो दो तरह के विवाहों का प्रचलन था वैदिक युग में, एक तो अनुलोम अनुलोम और एक प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में जो कन्या होती थी या माता होती थी यह उच्च वर्ण की हुआ करती थी, और जो पुरुष हुआ करता था यह निम्न वर्ण का होता था, निम्न वर्ण का। तो इस प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को चांडाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो चांडाल। जबकि अनुलोम विवाह में पुरुष हुआ करता था उच्च वर्ण का, मान लो ब्राह्मण पुरुष है और वैश्य वर्ण की कन्या है, तो इनके विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाएगा। मान लो कन्या ब्राह्मण है, क्या है? कन्या ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ण से संबंधित है, और मान लो पुरुष शूद्र वर्ण से संबंधित है, शूद्र वर्ण का पुरुष है, जो इनके विवाह को फिर प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा, और जो संतान उत्पन्न होगी उसको चांडाल नाम दिया जाएगा। तो चांडाल के बारे में उल्लेख करने वाला यात्री था चीनी यात्री फाहियान। ये लिखता है कि चांडाल ही अपवाद थे जो कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन किया करते थे। आगे ये बाजारों के संबंध में भी उल्लेख करता है कि मध्य देश में या मध्य प्रदेश में बूचड़ खाने और मदिरालय नहीं हुआ करते थे। यहाँ के लोग पशुओं का व्यापार नहीं किया करते थे, और यहाँ किसी भी तरह के जीवित प्राणी की हत्या भी नहीं की जाती थी। और ये भी उल्लेख करता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का मृत्यु दंड का प्रचलन नहीं था। केवल एक अपवाद है कि बार बार राजद्रोह करने वाले व्यक्ति का दाहिना हाथ काट लिया जाता था, और आर्थिक दंड का प्रचलन था मध्य देश में। तो ये कुछ तथ्य है मध्य प्रदेश के संबंध में जो कि फाहियान उल्लेख करता है। आगे मध्य देश से होता हुआ भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थल थे उनकी भी यात्रा करता है, जैसे बोध गया, कहाँ पर? बोध गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और कुशीनगर। बोध गया में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, कपिलवस्तु के निकट है, और कुशीनगर में इनको निर्माण की प्राप्ति होती है, महापरिनिर्वाण होता है गौतम बुद्ध का कुशीनगर में। तो इन स्थलों को जब भ्रमण करता है चीनी यात्री फाहियान तो इनको उजाड़ पाता है। आगे यह जेतवन बिहार की भी प्रशंसा करता है। भ्रमण किया जेतवन बिहार का, कहाँ है? तो यह श्रावस्ती में है, जेतवन बिहार श्रावस्ती में। तो यह जेतवन बिहार की भी प्रशंसा करता है, और जेतवन बिहार से होता हुआ ये पाटलिपुत्र पहुंचता है, जहां यह करीब 3 वर्षों तक रुका पाटलिपुत्र में और संस्कृत का अध्ययन किया। आगे पाटलिपुत्र में ये सम्राट अशोक के महल को अपने उल्लेख में लिखता है कि यह देवताओं के द्वारा बनवाया गया था, और ये भी उल्लेख करता है कि पाटलिपुत्र के लोग क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया करते थे। अब ये पाटलिपुत्र से होता हुआ सीधा ताम्रलिप्ति बंदरगाह पहुंचेगा, और इस बंदरगाह से पकड़ेगा एक जहाज, और जहाज से जाएगा ये श्रीलंका, और श्रीलंका से जावा द्वीप से होते हुए यह चीन पहुंच जाएगा वापस। तो यह स्थल मार्ग से आता है और जल मार्ग से वापस चीन चला जाता है। श्रीलंका में यह 2 वर्ष तक रुकता है, याद रखेंगे 2 वर्ष तक यह श्रीलंका में भी रुकता है। आगे हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ हमें लेख भी प्राप्त होते हैं जो कि चंद्रगुप्त ने उत्कीर्ण करवाए थे। सबसे पहला लेख तो है, महत्वपूर्ण है ये वाला, मथुरा लेख, जो कि अपने शासन के 5वें वर्ष में करीब 380 ईस्वी में लिखवाता है, और माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय का ये निर्गत पहला लेख था। कैसा लेख था? तो ये पहला लेख था। ये महत्वपूर्ण है मथुरा स्तंभ लेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। इसके अतिरिक्त भी इसके कई लेख प्राप्त होते हैं, जैसे सांची स्तंभ लेख और गठवा लेख जो कि यूपी में है, और उदयगिरी ये भी एमपी में है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के लेखों में याद रखेंगे मथुरा स्तंभ लेख, जो कि अपने शासन के 5वें वर्ष में निर्गत करवाता है, और ये पहला लेख था चंद्रगुप्त द्वितीय का। आगे हम सिक्कों की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 8 तरह के सिक्के जारी किए थे। पूछा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कितने तरह के सिक्के जारी किए, तो 8 तरह के। तो हम देखें महत्वपूर्ण सिक्कों के बारे में। एक तो हमें मिलते हैं धनुधारी सिक्के, तो सर्वाधिक संख्या में इन्हीं सिक्कों को जारी किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, धनुधारी तरह के सिक्के। और दूसरे अश्वारोही तरह के सिक्के थे, और इन्हीं सिक्कों पर इसने परम भागवत और महाराजाधिराज जैसी भारी भरकम उपाधियां भी धारण की थी। और अगला है सिंह निहंता तरह के सिक्के भी थे, और ध्वजाधारी सिक्के भी थे, और चक्र विक्रम सिक्के भी थे। ये याद रखेंगे, चक्र विक्रम महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु द्वारा राज्य को 3 वस्तु प्रदान की गई, ऐसा उल्लेख मिलता है इन सिक्कों पर। किन सिक्कों पर? तो चक्र विक्रम सिक्कों पर यह दर्शाया गया है कि भगवान विष्णु के द्वारा राज्य को 3 चीजें प्रदान की गई हैं। और अन्य तरह के सिक्कों में पर्यटक सिक्के भी प्राप्त होते हैं,
जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को नाटककार या अभिनेता के तौर पर दिखाया गया है। तो हम याद रखेंगे चंद्रगुप्त के कुल 8 तरह के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है धनुर्धारी, जो सर्वाधिक संख्या में जारी किए थे। धनुर्धारी तरह के सिक्के थे। अश्वारोही सिक्के, इन्हीं पर परम भागवत और महाराजा धीराज जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण की। और आगे चक्र विक्रम, तो इस चक्र विक्रम में ये दिखाया गया इन सिक्कों पर कि भगवान विष्णु ने राज्य को 3 चीजें प्रदान की। और पर्यटक में चंद्रगुप्त द्वितीय को नाटककार या अभिनेता के तौर पर भी दिखाया गया। तो इन सिक्कों के बारे में याद रखेंगे। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोना, चांदी और तांबे तीनों ही तरह के सिक्के जारी किए थे, लेकिन सबसे पहले जो चांदी का सिक्का जारी किया था ये यही गुप्त शासक था। पूछा जाए सर्वप्रथम चांदी का सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक, चांदी का सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक तो चंद्रगुप्त द्वितीय। यहीं पर हम देख लेते हैं सिक्कों के संबंध में। गुप्तों में याद रखेंगे गुप्त शासकों में कि सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम बोलेंगे। क्या आंसर होगा? तो चंद्रगुप्त प्रथम। और यदि पूछा जाए सबसे पहले तांबे का सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक तो क्या होगा आंसर? रामगुप्त होगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई था रामगुप्त। और पूछा जाए सबसे पहले चांदी का सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये याद रखेंगे सिक्कों के संबंध में। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट शासक हैं कुमारगुप्त। क्या है? कुमारगुप्त नेक्स्ट शासक हैं, कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।